वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अब तो बिल्कुल उंगलियों पर दिन दिन के अब घंटों की बातें आने लगी है। महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र का एक ही सोपान में 20 नवंबर को होना है मतदान और झारखंड का द्वितीय सोपान में होना है। अब बिल्कुल हमारे ये कह सकते हैं कि अब समय बिल्कुल नहीं है सोचने का भी। और चूंकि ऐसी हवा बना दी गई है, मैं थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। ऐसी हवा बना दी गई है कि जैसे हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस आ रही, ऐसी हवा बना दी गई हरियाणा में, और ऐसी हवा लगभग अभी झारखंड में बना दी गई है। ऐसी ही हवा लगभग महाराष्ट्र में बना दी गई है कि महायुति आ रही है। झारखंड में बीजेपी आ रही है। होता क्या है कि उसमें जो सामान्य वोटर रहता है या कि कार्यकर्ता भी कई बार उसके पांव थोड़े से आराम की मुद्रा में आने लगते हैं कि अब तो इतनी बढ़िया हो रहा है सब कुछ, ये 4 मेरे घर के वोट नहीं जाएंगे या मेरे मोहल्ले के 4 वोट नहीं जाएंगे तो क्या अंतर पड़ना है। लेकिन ये समझने वाली बात है, महाराष्ट्र सीटों के दृष्टिकोण से, विधानसभा की सीटों के दृष्टिकोण से भारतवर्ष का दूसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद में, जहाँ 288 सीट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ही है। तो ऐसे प्रदेश के और वो जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि ये दोनों ही झारखंड के ज़मीन के अंदर से जो निकलता है धातु तत्व और संपदाएं, वो उसके कारण से राजनीति के जो दुष्ट लोग हैं उनको वो एटीएम लगता है। तो महाराष्ट्र चूँकि मुंबई वहाँ पर आर्थिक राजधानी हमारे भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी मुंबई है, अर्थात महाराष्ट्र में भारत की आर्थिक राजधानी मौजूद है। तो वो अर्थतंत्र के दृष्टिकोण से राजनीतिक दलों के लिए वो एटीएम हुआ करता था। ये जिसके लिए नहीं कैसे भी वहाँ की सत्ता मिल जाए उसके लिए जो प्राण लगा देते हैं, उसके पीछे ये भी कारण है। मोदी जी ने दोनों संकेत बहुत स्पष्ट कर दिए कि झारखंड और महाराष्ट्र के दोनों एटीएम पाने के लिए कांग्रेस के प्राण छूट रहे हैं एक तरीके से, कि वो कैसे भी करके उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्षमताएं होती है। अब दो स्थिति यूँ हो रही है कि मोहब्बत की दुकान अभी तो वो वायनाड में गए तो वायनाड में एक लड़की सामने खड़ी हुई तो उन्होंने वहाँ जाने के शुरू कर दिया, नहीं ये वो प्यार की दुकान है। अब मोहब्बत की दुकान प्यार की दुकान में बदली है। अब इनके समझ में आया कि मोहब्बत में और प्यार में अंतर होता है। मोहब्बत किस पंथ से निकली उनको अब समझ में आया है, और प्यार शब्द किस धर्म से निकला है यह उनको अब समझ में आया। तो अब वो मोहब्बत की जगह प्यार बोलने लगे, लेकिन वो भी वायनाड तक ही सीमित था। दोनों भाई बहन की जोड़ी मिलकर के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ भी सीट फंसी हुई थी, अभी भी वो सीट फंसी हुई मान के चलना चाहिए, भले वोटिंग हो गया। तो मोहब्बत की दुकान बंद होने की कगार पर आ गए हैं। मोहब्बत की दुकान के अंदर क्या है, ये मोहब्बत की दुकान के आगे जो छेद वाला जो रहते ना लकड़ी के दरवाजे होते हैं, तो बीच में थोड़ी दरार होती है। वो दरार के अंदर झांक के लोगों ने देख लिया कि मोहब्बत की दुकान के अंदर क्या है। मोहब्बत की दुकान के अंदर केवल सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले गोले बारूद के अलावा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, सनातनियों को कैसे कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे इस धर्म का पालन करने वाले लोगों को विभिन्न षड्यंत्रों के द्वारा या तो अपमानित या फिर उनको उनके साथ में वह व्यवहार किया जाए कि वे उससे परे होकर के या तो धर्मांतरण कर लें, मतांतरण कर लें। और हम सदैव से बोला करते हैं कि धर्म तो एक होता है, धर्म तो सनातन धर्म है, बाकी सभी पंथ हैं जिनको किसी एक मनुष्य ने आरंभ किया। बेशक उनके साथ विचारधाराएं होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सनातन जो अनादि है, अनंत है, तो वो सनातन धर्म पे लागू। तो अभी मोहब्बत की हम बात करें, मोहब्बत की दुकान बंद होने की कगार पर है, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान तब बंद होगी
जब महाराष्ट्र में इनके सीटों के लाले पड़ जाए। ये जो विनाश अनाड़ी जिसका संबोधन दिया बाबा आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, ये बिल्कुल सही है कि अब ये करना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो अभी झारखंड में भी 65%, 67% हुआ, 33% लोग कहाँ हैं? अगर वो जीवित है तो वो कहाँ हैं? और तय बात है, ये वे लोग बिल्कुल नहीं होंगे जो वोट जिहाद चलाते हैं। वोट जिहाद वाले 100% में से 100% मतदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मांगे रखी हुई है। आप जानते हैं कितनी खतरनाक मांगे, कि खतरनाक मांगे एक दफे महाराष्ट्र में जो उलेमाओं ने दी है, वो आप सुन लें तो एक दिन पहले जाकर के सनातनी वोट देने के लिए बूथ पर बैठ जाएंगे कि हम तो अब वोट देख ही जाएंगे। उनकी जो 15-17 मांगे हैं वो इतनी खतरनाक मांगे हैं। वक्फ बोर्ड को का विरोध करें। दूसरा, 15,000 हमारे उलेमाओं को दें, मस्जिद के मौलवियों को दें। फिर उनका कि वो जो 2 बार जो 92 में और बाद में उनका जो उनके जितने आतंकवादी उनको अंदर जेलों में डाल रखा है, उन सबको रिहा किया जाए। उसमें एक ऐसे बंदे को भी रिहाई करने का बोल रहे हैं जिस बहुत संगीन जिसके ऊपर है। तो इनके और साथ में आरएसएस पर बैन लगा है। वाह, क्या कहने तुम्हारे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया जाए, ये मांगे। और एनसीपी के शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, जो बाला साहब ठाकरे उस पुण्य पुरुष की संतान हैं, वो उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और नाना पटोले जी, ये तीनों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव गुट, ये ऐसे नतमस्तक होकर के और अभी इस मुद्रा में है कि हम सार्वजनिक रूप से तो कुछ कहेंगे ना किया ना हाँ किया तो मौन स्वीकृति मानी जाती है। इसलिए महाराष्ट्र के ऊपर तो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। याद रखना, 2 साधुओं को घेर करके जब मारा गया, तब आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, और आज तक भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ उन दोनों साधु आत्माओं के साथ में। वो जो कंगना रनावत का जो मल्टी के अंदर उसका किचन का किस साइज था और कहाँ जाकर कि मल्टी के अंदर जाके उसके फ्लैट के अंदर के हिस्सों को तोड़ा गया, ये कैसे भूला जा सकता है। तो जिनके क्या होता है, छोटे दिल से बड़े काम नहीं होते। उद्धव ठाकरे जी, आप क्षमा करना, आपका दिल बहुत छोटा है। आपका दिल बड़ा होता तो आपका बड़ा भाई राज ठाकरे, काका साहब का लड़का है, वो आपके साथ में होता। आपने तो जब पूजनी बाला साहब ठाकरे की जब शव यात्रा निकल रही थी, तो ये ऐसा सुनने में आया और ऐसे लोगों ने बोला है कि उनको कंधा देने के लिए राज ठाकरे आया, तो उसको हाथ कोहनी मार करके उसको हटा दिया था। इतने छोटे दिल, कितना छोटा दिल भाई। तो छोटे दिल से बड़े काम नहीं होते। और आपके जो आदित्य जी है, अच्छे हैं, वे बालक हैं, लेकिन समय से पहले उनके ऊपर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी आपने दे दी। आपके स्वास्थ्य, चूँकि उद्धव जी को भी ऐसा ज्ञात हुआ था मीडिया से कि बाईपास हुआ है और बहुत सारे उनकी रुग्ण अवस्था है। तो आपका आदित्य भाई बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आदित्य भाई किन किन प्रकरणों में उनका नाम उलझा है, ये सारा मीडिया जानता है, सारे लोग जानते हैं। वो तो वहाँ भी खतरा ही मंडरा रहा है। बहुत सारी जांचें अभी भी पेंडिंग है। तो ये तो भला करो, ये तो शुक्र मनाओ कि नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़े दिल का बड़ी उम्र का व्यक्ति और बड़े दिल का व्यक्ति बैठा है, राष्ट्रवादी बैठा है। वो किसी भी को भी सजा देने से पहले 17 दफे सोचता है, लेकिन जब दुष्टता की सीमाएं लांघ दे कोई, तो फिर कृपाण निकलती है। तो वो समय भी आ सकता है, ऐसा ना हो, ये स्थितियाँ बन सकती है। क्योंकि आदित्य ठाकरे जी का नाम कई सारे विवादों में आया, कई सारे प्रकरणों में आया, लेकिन दब गया। वो कैसे दबा होगा?
क्योंकि वही एजेंसियां काम करने वाली है, वही अमित शाह हैं, वही मोदी जी है, वही सीबीआई है, वही सब कुछ है, नाम उछलता है, दबता है। तो हम अभी इस पे नहीं जा रहे हैं। अभी ये चिंता है कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, अभी भी नाते रिश्तेदारों में जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको इधर चलना चाहिए। कोई बीजेपी आपको बुलाने वाली नहीं है। सनातनियों, अच्छे से समझ लेना, राष्ट्रवादियों ठीक से समझ लेना, आपको बुलाने के लिए न बीजेपी के लोग कहीं बैठे होंगे, न ही एक नाथ शिंदे के शिवसेना वाले बैठे होंगे। इन दोनों को मैं शुरू से बोलता रहा हूं, मैंने पहले दिन से बोला, आज से मैं 1.5 महीने से बोल रहा हूं कि भाजपा और एक नाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी, इन दोनों को ही स्पष्ट बहुमत आना चाहिए। अगर आपने अजीत पवार जी की कुछ सीटों को भी साथ में जोड़ने का सोचा तो वो सरकार बहुत कठिनाई से ही बनेगी, और बन गई तो चलेगी कितनी, वो शरद पवार तय करेंगे। मैं बड़ा वाक्य बोल रहा हूं। अगर आपने अजीत पवार जी की, भले उनकी 2 सीट आओ, 4 सीट आओ, इससे ज़्यादा तो आनी भी नहीं है, क्योंकि इधर की कमज़ोर कड़ी, महायुति की कमज़ोर कड़ी हमारे, ये भी मेरे पिछले वीडियो में है कि ये राजनीति की 2 कमज़ोर कड़ियां हैं। महायुति के साथ कमज़ोर कड़ी अजीत पवार जी हैं, और महाविकास आघाड़ी के साथ में कमज़ोर कड़ी कौन है, उद्धव ठाकरे जी है। इसलिए चुनावों के बाद में ही समझ में आएगा कि कौन किधर गया इनमें से, लेकिन बाकी टिके रहेंगे। कांग्रेस एनसीपी टिके रहेंगे, इधर एक नाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी टिके रहेंगे। ये 2 और वो 2 तो करेक्ट है, लेकिन इधर का एक और उधर का एक, ये एक किधर से गुड़क के कुधर चला जाए, उधर का गुड़क के कुधर चला जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि इनके साथ में जो वोटर्स है, जो मतदाता हैं, वो इनके अपने नहीं हैं। अभी अपने भाई अजीत पवार जी ने तो बोल ही दिया कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से हमारी सहमति नहीं, ये वो करके। और इनके साथ में वो प्रमोद जी की बिटिया और ये लोग भी हुर्रे हुर्रे ये भी शुरू हो गए। अरे तुम जानते हो पंकजा मुंडे जी, कभी इतिहास पढ़ना, थोड़ा जान लेना, तब समझ में आएगा किस तरह हमारे ही 2, 4, 6 पीढ़ियों पहले हमारे पुरखे जब बटे तो कटे। तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जब समझ जाओगे तब समझोगे कि समझना क्या होता है। इसलिए पहले तो अभी थोड़ी राजनीतिक समझ भी पैदा करना पड़ेगी, और अपनी ढपली अलग लेकर के उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया पंकजा जी को, वो हार गई। फिर एक जगह उनको एक टिकट दिया, वो हार गई, और अभी भी अपनी बीन अलग लेके चल रही है। किस बात पर, कौन है आपके साथ में जिसके लिए इतने अब पूरी पार्टी की श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जिस नारे के सपोर्ट में एक है तो सेफ है बोल रहे हैं, तो और आप अपनी दुंदुभी अलग लेके चल रही हैं। तो इस समय देखिए, राष्ट्रवादी मुस्लिम भाइयों से किसी को कोई परहेज नहीं है। यह चाहे भाजपा ही नहीं, राष्ट्र का सभी सनातनी वर्ग यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान करता रहा है। राष्ट्रपति के पद के लिए बीजेपी के सामने जब बहुत सारे उम्मीदवार कहीं आए होंगे, लेकिन यही बीजेपी थी जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को कांग्रेस के विरोध के बावजूद देश का राष्ट्रपति बनाया। ये 3 तो कीर्तिमान की है, 3 कीर्तिमान है बीजेपी के साथ में। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको कहते हैं ना बीजेपी मुस्लिमों के विरोध में, अरे राष्ट्रभक्त मुस्लिमों के लिए तो बीजेपी वाले भी जान देते हैं, सभी राष्ट्र सनातनी उनके लिए भी प्राण दे देंगे। राष्ट्रभक्त होना, राष्ट्र के साथ दोगलापन करने वाले लोग अगर हैं तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, बीजेपी अगर मुस्लिम वर्ग का राष्ट्रभक्त मुस्लिम बंधुओं का विरोधी होती तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। अनुसूचित जाति के हमारे श्रद्धेय राष्ट्रपति जी बने हैं, अनुसूचित जनजाति की हमारी बहन हमारी अभी राष्ट्रपति है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम बंधु तीनों का सम्मान देना, तीनों को एक मेव करके लेके जाना, ये बीजेपी कर रही है। और अभी तो ये जो
वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चला है, और एक है तो नेक है और बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो इतना चला गया है कि हाथ से निकल के और गांव गांव गली चौपाल चला गया है। अब तो महाराष्ट्र में तो ये सुनने में आ रहा है कि मंदिरों में बैठ के हो रही है बीजेपी के और शिवसेना के और वो अजीत पवार की कौन सी एनसीपी, इनके नेता नहीं रहते। सामाजिक लोगों ने, संतों ने, साधुओं ने इसको हाथ में ले लिया है कि अगर ये मंदिर बचाना है तो वक्फ बोर्ड को तो लाना, उसका संशोधित वक्फ बोर्ड को होना चाहिए, नहीं तो हमारा मंदिर चला जाएगा एक दिन। ये क्योंकि वर्तमान का जो वक्फ बोर्ड है वो तो ऐसा है क्या, उसने बोल दिया कि ये जो मंदिर है, उन्होंने तो कह दिया संसद भवन हमारे वक्फ बोर्ड की सीमा में है। उन्होंने तो एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का बोल दिया। उन्होंने तो न जाने कितनी जगह को बोल दिया, बोले ये दिल्ली पूरी हमारी है। तो वो तो कुछ भी बोल दे, क्योंकि 2013-14 का जो अमेंडमेंट करके और वो हमारे मोनी बाबा करके गए ना, कांग्रेस जाते जाते जो उसको हथियार देके गई वक्फ बोर्ड को, वो तो इतना खतरनाक है कि वो जहां बोल दे, जहां उसने बोला झंडा वहीं देगी अंडा तो ऐसी हालत है। तो इसको तो बदलना ही होगा, और उसको बदलने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। और इनको चूंकि इतने पावर्स उसमें देखे गए, ये पावर छीन न जाए इनके पुराने वाले वक्फ बोर्ड के साथ में, जिसमें उसने जहां अपना हाथ रख दिया वही जमीन उसकी, वही संपत्ति उसकी। आपके रहने वाले मकान में अगर कोई आकर के वक्फ बोर्ड का एक नोटिस चिपका जाए और बोल दे कि ये हमारा यहाँ से निकलो, आपको निकलना पड़ेगा, या आप ही कागज लेकर के, और कोर्ट नहीं, आपको वक्फ बोर्ड के जो उनकी कमेटी है उसके सामने जाना पड़ेगा, जो उन्होंने वो नोटिस ही भेजा आपको। तो बड़ा अजीबो गरीब तरीके का सब कुछ है जो। लेकिन अब समय है कि महाराष्ट्र में अगर 70%, 80%, 90%, 100% में से 12% तो कम हो तो अच्छा ही है ना। अब कम हो तो अच्छा, तो मैं किन के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो तो 12% पूरे डलेंगे, याद रखना। इसलिए वोटिंग में सनातनियों को बढ़ चढ़ के आना होगा, राष्ट्रभक्तों को बढ़ चढ़ के आना होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करने वाले जो बंधु हैं, जो इस परिवर्तन के पक्षपाती हैं, जो इस राष्ट्र की ज़मीनों को, राष्ट्र की संपदा को, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, ऐसे सभी बंधुओं को निकल करके और जा करके और पोलिंग बूथ में निशान दबाना पड़ेगा, राष्ट्रवाद का निशान दबाना पड़ेगा, वोटिंग के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आपके परिवार के बंधु आगे पीछे बाएं दाएं कहीं हैं, अपना खर्चा कीजिए, बीजेपी के भरोसे मत रहिए, शिवसेना एक नाथ के भरोसे मत रहिए, अपने खुद के एक नाथ बनिए। खुद को देश को बचाना है तो बीजेपी को वोट देने जाना है। जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में 4 दिन पहले बीजेपी तो अपना बोरी बिस्तर लेकर के और एक तरफ हो गई थी कि हम तो जा रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने बीजेपी के साथ में खड़े होकर के उसको जिताया, राष्ट्रवाद को जिताया। मैं बीजेपी का सपोर्ट करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि एकमात्र पार्टी है जो सनातनियों के पीछे छाती लड़ा करके खड़ी हो जाती है, बचाव में खड़ी हो जाती है, इसलिए उसका साथ देने का समय है। सारे बंधु एक मत होकर के, एक निष्ठ होकर के अभी निकलना पड़ेगा। जितने नाते रिश्तेदार आपके इधर उधर हैं उनको बुलाइए। झारखंड में भी ये हवा जो बनाई जाती है, ये मीडिया के बहुत सारे चमत्कार हैं कि बीजेपी जीत रही है, अभी जो 35 सीटों पर हुआ उसमें से ये जीत रही, नहीं, ये इस चारे नहीं लगना। आपका आखिरी की एक सीट भी बची है तो उसके लिए भी जान लड़ा दीजिए, तब बात बनेगी। और यही बात महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहा हूँ, इस मुगालते में नहीं रहना। लाडली बहनें बाहर निकलेगी, लेकिन लाडली बहनों को भी बाहर निकालना पड़ेगा। वो लाडली बहनें तो बहुत निकलेगी, एक घर से वहाँ तो एक जो है भाई की भी 4-4 लाडली पत्नियाँ होती है, इसलिए वो तो और चारों को मिल रहा होगा पैसा, इसलिए वहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए, तुम्हारी निकले तब जा कर के बचेगी। इसलिए महाराष्ट्र में बिल्कुल नेक टू नेक है, इसलिए पलड़ा कहीं भी जा सकता है, इस मुगालते में नहीं रहना। यद्यपि आपकी हवा है, यद्यपि लाडली बहनें आपके साथ में हैं, लेकिन उनको घरों से निकालना तो होगा। घरों से निकालने का मतलब वो बूथ तक तो लाना होगा, उसके लिए आग्रह करना पड़ेगा। आग्रह तो कर सकते हैं, लेकिन फिर सनातनियों से वही बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे के ही भरोसे नहीं रहना है,
तुमको खुद बाहर निकल करके अपने 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 अस्तित्व की रक्षा के लिए वोट करने जाना है। भारत माता की जय।